सामने चुनावी रण में खड़ी हो गई हैं। उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन अपनी सास के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल किया है। चुनावी मैदान में भले ही सास बहू एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ी हों, लेकिन घर में वे एक साथ रहती हैं। बहू चारू का कहना है कि उसने नगर निगम में नामांकन करने से पहले अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं दूसरी तरफ सास ने भी बहू को बड़ी जीत का आशीर्वाद दिया। सोचा तो ऐसा कुछ नहीं था, दोनों ने इसलिए पर्चा किया है कि दोनों ही समाज सेवा करना चाहते हैं। जो समाज की दिक्कतें परेशानी है उन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, सरकार तक उन मुद्दों को पहुंचाना चाहते हैं। कौन से वार्ड नंबर से आपने पर्चा दाखिल किया? वार्ड 10 400 दरवाजा। क्या है यहाँ पर मुद्दे, क्या हैं, क्या देख रही हैं आप? मुद्दे सर काफी सारे हैं, गंदगी बहुत रहती है, सिविल काफी भरे रहते हैं, नालियों में गंदगी काफी रहती है, साफ सफाई समय पे नहीं होती है और पानी की समस्या भी यहाँ काफी रहती है। आपके सामने आपकी सासू माँ जी चुनाव में खड़ी है, क्या लग रहा है, हरा पाएंगी? सर ये कहना भी मुश्किल होगा कि मैं सासू माँ को हरा पाऊंगी नहीं हरा पाऊंगी, तो ये तो देखिए जनता पे डिपेंड करता है और बाकी आगे देखते हैं हमारे परिवार के जो मुख्य हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, किसको आगे करते हैं किसको नहीं करते हैं, वो बाद में डिस्कस किया। तो वहीं घर के बाहर चारपाई पर सो रहे किसान की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी पूरे गांव में कुल्हाड़ी लेकर घूमता नजर आया। हद तो तब हो गई जब हत्यारोपी गांव भर में चिल्ला रहा था कि मैंने हत्या कर दी है। गौरतलब है कि हत्या से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मामला महाराजगंज के भदीहा गांव का है, जहां देर रात गांव के रहने वाले एक सरफिरे दिनेश लोधी ने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे किसान राम केवल पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला करके मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी दिनेश कुल्हाड़ी लेकर पूरे गांव में करीब आधे घंटे तक घूम घूम कर चिल्लाता रहा कि आज मैंने राम केवल को मार डाला। देर रात हुए इस हत्याकांड से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वही हत्यारोपी दिनेश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वही मर्डर हुआ साहब। किसका हुआ है? राम केवल का। कैसे क्या घटना हुआ, कैसे क्या रहा का? अरे वो पुलिस काट दिए, मोतियावा गाड़ी उतरा, हम घर रह के चले गए ना, अपना आवा अपने घर पर लेता वो पता वो पहले आवा पुलिस। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 600 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग पर पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। इस दौरान 6606 सैंपलों की जांच करने पर 619 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2776 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 9.37% हो गई है। इसकी कड़ी में राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 83 मरीज मिले हैं। इसके अलावा राजनांदगांव में 51, सरगुजा में 50, दुर्ग में 39, रायगढ़ में 37 और बिलासपुर में 35, बलौद बाजार में 34, धमतरी में 31, कांकेर में 27 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में झुलसती गर्मी ने हर किसी को परेशान कर दिया है। प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं प्रदेश में बुधवार को सबसे गर्म जिला रायगढ़ रहा, जहां पर तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के पूर्वानुमान हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी, गरज बिजली और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर बादल गरजने के साथ बिजली चमक सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के ग्राम लोसंगा के रहने वाले फिल्मोन टोप्पो ने अपने दोनों पोतो पोती के साथ मिलकर अंबिकापुर कलेक्टर दरअसल पहुंचे और अपने पोता पोती की पढ़ाई लिखाई कराने के लिए कलेक्टर से मांग की। दरअसल बीते दिनों सड़क दुर्घटना में बच्चों के माता पिता की मौत हो गई थी। ऐसे में दोनों नाबालिगों का जिम्मा दादा दादी पर आ गया। बुजुर्ग होने की वजह से दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराने में परेशानी हो रही थी। यही वजह है कि कलेक्टर जन दर्शन में फरियाद किया गया। वहीं कलेक्टर कुंदन कुमार ने दोनों बच्चों का ट्राइबल विभाग में आवासीय छात्रावास में दाखिला करा दिया है। शासन से जो सुविधा मिल सके उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। एक वृद्ध जो है वो नाना नानी आए थे अपने दो नाती और नतनी के साथ,
उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनको पढ़ाने का लिखाने का कोई साधन नहीं है और वो भी वृद्ध है। तो जनदर्शन में आए थे मेरे समक्ष, तो उनको ट्राइबल के दोनों हॉस्टल्स में, दोनों बच्ची को ट्राइबल हॉस्टल में उनका दाखिला भी करा दिया गया है और जैसे ही हॉस्टल खुलेगा तो उनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अलावा वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द होने से सैकड़ों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो विज्ञापन में चलती है उन्हें हरी झंडी दिखा रहे हैं और जो पटरियों पर चलती है उन्हें हर रोज लाल झंडी दिखा रहे हैं। आखिर कब तक जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? वहीं मुंबई उपनगर बोरीवली पूर्व राजेंद्र नगर के सिंधगढ़ में 7वें मंजिल पर अचानक आग लग गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम 2 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में लाया जा सका। वहीं महाराष्ट्र के धाराशिव में पति के शराब पीने से तंग आकर महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति के शराब पीने की लत से परेशान थी और अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को ग्रामीणों की मदद से तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाँव की महिलाओं का कहना है कि अगर गाँव में शराब बंद नहीं की गई तो गाँव की महिलाएं तालाब में कूद कर अपनी जान दे देंगी। गावातील नारायणनगर या परिसरात रहिवाशी असणारी एक महिला, तिने रात्री तिच्या 3 मुलांसकट 1 ते 1:30च्या सुमारास या आमच्या गावकरी जे तळ आहे त्याच्यामध्ये येऊन उडी मारली। नेमका टाइम नाही सांगता येणार की तिने किती वाजता आत्महत्या केली। एवढी तर सगळ्या लोकांना परिस्थिती तिच्या घरातली माहिती आहे की तिचा नवरा दारू पित होता, काम करायचं नाही, दररोज मारायचं आणि असं पण ऐकण्यात आलंय की ज्या दिवशी भांडणं झाले त्या दिवशी लेकरांना सकट त्यानं मारलेलं होतं आणि ती समजा दाद मागायला किंवा मदत मागायला सासू सासरे कोण तिचे आहे त्यांच्याकडे गेली असेल, त्यांनी मदत केली नसेल, त्याला कंटाळून तिने म्हणली असेल आता जीव सोडण्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे पर्याय नाही काहीच। एवढं टोकाचं का पाऊल उचललं? त्या नाही तिथपर्यंत तिला टॉर्चर झालेला असणार ना की एवढा टोकाचा निर्णय कुणीच घेत नाही। माहेरी जाणार, नातेवाईकाकडे जाणार, कुठेतरी जाणार ना किंवा लेकर तरी ठेवणार, तिला एवढं काहीतरी टॉर्चर झालं। इन दिनों पूर्व सांसद किरीट सोमैया काफी चर्चा में है। वो मालाड के मढ़ में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध स्टूडियो के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। इन दिनों मढ़ और उसके आसपास बने अवैध स्टूडियो को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। आज उसी का जायजा लेने पूर्व सांसद किरीट सोमैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। वहीं सरकार की जनहित योजनाओं के लिए बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि धन्यवाद शिंदे फडणवीस सरकार, जन कल्याणकारी सरकार के सत्ता में आने के बाद आम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जनता जो पहले जबरन वसूली का शिकार थी अब वो खुलकर संवाद कर रही है। कल्याणकारी शिंदे फडणवीसांचं सरकार महाराष्ट्रात आल्यापासून महाराष्ट्रातील जनतेला लाभ होताना दिसतोय। गेल्या 2.5 वर्षात वसुलीने त्रस्त झालेली जनता आता मुक्तपणे संचार करताना दिसते। 2 महिन्यापूर्वीच राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना 50% एसटी प्रवासामध्ये सूट दिली, ज्याचा उदंड असा ज्याला प्रतिसाद मिळाला। आतापर्यंत 4,20,00,000 महिलांनी या 50% सवलतीचा फायदा त्या ठिकाणी घेतलाय। तर दररोज 14 लाख महिला प्रवासी एसटीने प्रवास करतायत। महिलांचा सन्मान करणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचे पुन्हा एकदा मी आभार मानते। 50%। वहीं नवी मुंबई में एमपीएमसी परिसर में निर्वस्त्र कर एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में
एक नहीं बल्कि 10 लोग युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एमपीएमसी पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ये वीडियो कब का है और पिटाई करने वाले शख्स कौन है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक की पिटाई जो है वो लोग मिलकर कर रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501, 509, 504, 506, 34 के तहत ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जान से मारने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर मानहानि कारक पोस्ट अपलोड करने और महिला का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा पर हल्ला बोल करते हुए कहा कि जेपी नड्डा से मैं कहना चाहूंगा कि अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। 70 साल में उन्होंने बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर सबकी सरकारों को जोड़ लिया। कांग्रेस इस दौरान 55 साल ही सरकार में रही है। वो कहते हैं कि देश में जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को तो याद रखा होता। पहली बात तो है कि जेपी से कहना चाहूँगा अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। यदि 70 साल यदि 1947 से करें तो समझ लीजिए 70 साल कब होता है। यदि पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो समझ लो 70 साल 2022 में समाप्त होता है। तो 70 साल में बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल को भी जोड़ लिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल जोड़ लिए हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और चंद्रशेखर, देवगौड़ा जी के सबके सरकारों को उन्होंने जोड़ लिया है। कांग्रेस इन सालों में 55 साल ही सरकार में रही है और जो निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, सड़कें बने हैं, बिजली पहुंच रहा है, विद्युत गृह बने हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे बने, भाखड़ा नंगल बांध बने हैं, एम्स बने हैं, ट्रिपल आईटी बने हैं, इन सबको इनकार कर रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो मेहनत की उसको ये लोग इनकार कर रहे हैं। पहले कितना सीमेंट बनता था, कितने स्टील उत्पादन होता था, आज कितने गुना हो गया। पहले ये है कि 34 करोड़ लोगों के लिए भोजन के लिए अनाज नहीं था। हमारे किसानों ने मेहनत करके, कृषि वैज्ञानिकों ने मेहनत करके उत्पादन आज इतना बढ़ा दिया है कि 3 साल भी सूखा पड़ जाए हिंदुस्तान में तो उसके लिए अनाज की कमी नहीं होगी। तो क्या उस मेहनत को इनकार कर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, वैज्ञानिकों के, इंजीनियरों के, डॉक्टरों के, सबके मेहनत को इनकार कर रहे हैं। और ये कहते हैं केवल 2014 में ही जो कुछ हुआ देश में 2014 के बाद हुआ है। तो ये मूर्खतापूर्ण बात न करे नड्डा जी। अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हुबली में अपने उम्मीदवार के पक्ष में एक रोड शो के जरिए प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने 75 साल से देश को लूटा है। कर्नाटक की जनता से आम आदमी पार्टी को एक और मौका देने की अपील की। सीएम मान ने हुबली में एक जनसभा में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब चेंज नहीं एक्सचेंज की प्रतीक बन गई है, जिसके नेता बीजेपी में जाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को समझ में आने लगा है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी दफ्तरों के आगे लिख देना चाहिए कि हमारे यहां जनता द्वारा चुने विधायक बिकते हैं। मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, उन्होंने कहा था कि हमें वोट दे दो, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया। अरे शपथ भैया आप तो कह रहे थे आ गया, हमारे भी नहीं आया पंजाब में, वो नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये जुमला पार्टी है और कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। वो तो सेल पे है, कांग्रेस तो सेल पे है। कांग्रेस को वोट दोगे, उनका एमएलए बनने के बाद बीजेपी के पास जाएगा, बताइए कितना रेट है मेरा रेट कितना लगाते हो।
मैं अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। क्या फायदा हुआ ऐसी वोट देने का? फिर तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट को खराब करना, बीजेपी को वोट देने का मतलब झूठ को, जुमले को वोट देना। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है। ये महिलाएं आई हैं, बाएं बहनें, सुबह उठकर सबसे पहले क्या उठाती हैं? झाड़ू, सफाई करने के लिए। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते। वहीं पंजाब में तिरंगे के अपमान को लेकर घमासान छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर देश भर के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं गुरुद्वारे में हुए देश के अपमान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग का मानना है कि सेवादार अपनी बात नहीं समझा पाया, तो कुछ लोग वीडियो में दिख रही लड़की के बर्ताव पर उसे ट्रोल कर रहे हैं। पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे इस रिपोर्ट में। जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है, तो इस घटना को तिरंगे का अपमान भी माना जा रहा है। ये फ्लैश में क्यों नहीं? इंडिया नहीं आए ये पंजाब भाई साहब, इंडिया नहीं आए। करिए रिकॉर्डिंग, करिए रिकॉर्डिंग की क्या नहीं, मैं पूछूं भाई साहब गुरुद्वारा ये गोल्डन टेंपल है। आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए हो? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप, तो बहुत की बात कौन सी थी? और क्या इंडिया नहीं है? इंडिया नहीं है, बकवास की बात कौन सी है आपकी? आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बताओ भाई साहब, ये तरीके से बात करो। बकवास की बात कौन सी है? ये बकवास क्यों बोले आप? इंडिया को गलत क्यों करे? बकवास क्यों बोले? दरअसल हुआ कुछ यूं कि लड़की के चेहरे पर तिरंगे का स्टिकर लगा था और गोल्डन टेंपल में एक लड़की के मुंह पर तिरंगा बने होने के चलते उसे माथा टेकने से रोक दिया गया। लड़की हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है, जिसे एक पगड़ीधारी शख्स ने न केवल माथा टेकने से रोका बल्कि उसे अंदर भी जाने की इजाजत नहीं दी। वीडियो में लड़की हरियाणवी भाषा में बोलते हुए सुनाई पड़ रही है। वहीं पगड़ीधारी सिख उसे बहसबाजी करते हुए दिख रहा है और उसे अंदर जाने से रोक देता है। घटना के सामने आने के बाद से एक और जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने किसी भी प्रकार से हुए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने दावा कर दिया है कि इस युवती के चेहरे पर झंडा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। हमारे वहाँ के अधिकारी से कोई मिसबिहेव हुआ है, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। लेकिन एक बात बता दें कि इस तिरंगे की इज्जत को, तिरंगे को महफूज करने के लिए जब भी सरहद पे कोई लड़ाई होती है, क्या ये बच्चे जानते हैं जहां, और जो ट्वीट करने वाले वो जानते हैं भी किनको भेजा जाता है? चाइना के बॉर्डर पे कौन थे? यही सिख थे ना। ये धर्म जो है जो सभी का सत्कार करता है, इसमें सभी को आने के लिए हमारे सत्कार है, किसी को रोका नहीं जाता। क्लियर बात बता देते हैं कि यहाँ एक मर्यादा है, उस मर्यादा में जो बच्चे के कोई झंडा बना हुआ था वो राष्ट्रीय झंडा नहीं था, वो कांग्रेस का झंडा भी हो सकता है, वो किसी और कई तरह की यहाँ से पार्टी उनका भी हो सकता है। इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, वो अशोक चक्र नहीं है उसमें। हालांकि वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि ये शख्स कह रहा है कि लड़की को अंदर इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि इसके चेहरे पर तिरंगा बना हुआ है और ये पंजाब है, इंडिया नहीं। ये फ्लैश में क्यों नहीं? इंडिया नहीं आए ये पंजाब भाई साहब, इंडिया नहीं आए। करिए रिकॉर्डिंग, करिए रिकॉर्डिंग की क्या नहीं, मैं पूछूं इंडिया नहीं भाई साहब गुरुद्वारा ये गोल्डन टेंपल है। आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए हो? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप, तो बहुत की बात कौन सी थी? और क्या इंडिया नहीं है? इंडिया नहीं है, बकवास की बात कौन सी है आपकी? आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बताओ भाई साहब, ये धार्मिक तरीके से बात करो। बकवास की बात कौन सी है? ये बकवास क्यों बोले आप? इंडिया को गलत क्यों करे? बकवास क्यों बोले? पर इस शर्मनाक घटना पर लीपापोती करने के लिए कमेटी के महासचिव सफाई देते थक नहीं रहे। उनका ये कहना है कि ये एक सिख तीर्थ स्थल है और हर धार्मिक स्थल की अपनी मर्यादा होती है। हम सभी का स्वागत करते हैं, अगर कोई अधिकारी दुर्व्यवहार करता है तो हम माफी मांगते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर उन्होंने आगे कहा कि इस लड़की के चेहरे पर बना झंडा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। इस झंडे में अशोक चक्र नहीं बना हुआ था, बल्कि ये झंडा एक राजनीतिक था। पर अगर ऐसा था तो इस बात पर आप क्या कहेंगे साहब, जो आप ही के स्वर्ण मंदिर के कर्मचारी के कहे हुए शब्द हैं कि ये भारत नहीं है, पंजाब है। और तो और देखते ही देखते ये सिख सेवादार हाथापाई पर आ गया और लड़की के मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो लड़की फोन में ये सारी घटना रिकॉर्ड कर रही थी। पर इस घटना के बीच सवाल पंजाब सरकार पर भी उठता है कि क्या हो रहा है पंजाब में? ये कैसी मानसिकता है जो एक राज्य को देश से अलग समझती है? मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के राज में पंजाब में बढ़ रही ऐसी घटनाओं पर क्या कार्रवाई होगी? न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए RN।